वार्म हेलो टू एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमर और आज मैं हूं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम के साथ। आज के मेरे गेस्ट एक ऐसे फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज़ ना सिर्फ एंटरटेनमेंट देती हैं पर समय के साथ और बेहतर होती जाती हैं, चाहे वो टाइमलेस म्यूज़िक हो, आइकॉनिक डायलॉग्स हो या फिर एकदम सोल को टच करने वाली स्टोरीज़ हो। मैं हूं आनंद राय के साथ। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अमर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप अगर मैं आपसे पूछूं आपके डेली दिनचर्या के बारे में, एक नॉर्मल डे आपके लाइफ में कैसा रहता है जब आप या तो ऑफिस में हो या फिर अगर आप ऑफिस में नहीं हो, हाउ डज अ डे लुक लाइक? बेसिकली मैं बड़ा घरेलू आदमी हूँ जी, तो मैं अपना ऑफिस भी वैसे ही रखता हूँ जैसे मेरा घर। बिल्कुल। मेरी एक बेसिक खुराक लाइफ की अपनापन है, वो मेरी ज़रूरत है। जी, अगर मैं उस माहौल में रहता हूँ तो मेरे पास कहानियाँ भी बहुत अच्छी आती हैं। हाँ, सो मैं अपना पूरा दिन उन लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ जो मेरे अपने हैं, और मेरे अपने बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल। इसलिए मेरे पास कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी गुडविल के बहुत किस्से सुने। आप बॉम्बे आए और आपने शुरुआत में अपने भाई को टेलीविज़न में जी, असिस्ट किया, जी। लेकिन उससे पहले आपने इंजीनियरिंग की है। जी। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, पर मेरी लाइफ में एक स्विच आया कि मेरे को लगा कि मुझे ये नहीं करना। हाँ। आपके लाइफ का वो स्विच, वो डिसाइडिंग मोमेंट, वो क्या था फेस कि आपको लगा मेरे को फिल्म्स में आना है, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं फॉलो करना? तो इंजीनियरिंग भी मेरा ही फैसला था। जी। मेरे फादर मुझे तब भी बोल रहे थे, तब मैं दिल्ली में था और अच्छी परसेंटेज आई हुई थी, तो मैंने कहा कि अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तेरे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, अच्छी लाइफ काट, यहाँ पे अच्छा पढ़। पर मेरा ही मन था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मेरे को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा। ओके। मुझे एडमिशन मिला औरंगाबाद में। जी, और तो मैं वहाँ गया। और मेरा खुद का बड़ा मन था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँगा और आगे एक नई दुनिया, एक हर बार नई चीज़ डिस्कवर करूँगा अपनी लाइफ में और काम में। बट बाय द टाइम मैं वो कंप्लीट कर रहा था, मुझे ये लगा कि ये मेरी कॉलिंग है नहीं। जैसा मुझे लगा एकेडमिकली एकदम मैं अच्छा था, बिल्कुल। मैं हमेशा से बड़ा डिसेंट अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ने में ध्यान रहा है। और बट हाँ, ये बात समझ में आ गई थी कि ये कहीं ना कहीं ये मेरी फील्ड नहीं होगी। करेक्ट। और ब्रदर तब यहाँ थे, टेलीविज़न कर रहे थे, और मुझे ये लगा कि मुझे कहानियों में रुचि है, मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ आ गया और अपनी ज़िंदगी शुरू की, और मुझे जैसे ही चीज़ें शुरू हुई मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ है। आपको एक भनक सी आ जाती है ना कि आपको खुद आपकी एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, आपके खुद का एक टेम्परामेंट स्विच होता है जी। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा बुरा कम ज़्यादा यहीं पे ही कर लूँ, वो समझ आता है कि मैं ये चीज़ ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम शुरुआती के दौर के दिनों के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को कि तब तो बॉम्बे हुआ करता था, तब मुंबई नहीं था, तब दौर अलग था, ज़माना अलग था, रूल्स अलग थे। तो वो शुरुआत के 2-3 साल अगर आप याद करें और कुछ बताएं। जैसे मैंने बोला कि मैं आते ही काम में इतना चला गया, मैंने ये शहर भी पूरा नहीं देखा होगा और मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा। सो मेरे लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस शहर का, जिसने मैंने यहाँ कदम रखा और इसने मुझे ऐसे लगने लगा कि दिन में 24 घंटे नहीं है, बहुत कम घंटे हैं, क्योंकि मेरा दिन बहुत जल्दी ख़त्म होता था। बिल्कुल। और मुझे मज़ा आता था जी। मैं शूट पे भी होता था, मैं शूट के बाद एडिट पे भी होता था जी। बहुत कम टाइम के लिए सोता था और फिर से शूट पे होता था। और फिर अगर कोई और कहानी पे बात चल रही होती थी तो उसका भी हिस्सा बनता था। फिर अगर किसी नए शो के लिए रेकी पे जाना था तो भाग जाता था। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ ना, काम जो होता है वो मेरा वैसा हो गया जैसे एक आपका एक लव अफेयर होता है ना, तो मेरा काम के साथ मेरा लव अफेयर शुरू हो गया। और मैं वो एंजॉय करने लगा। बिल्कुल ऑसम, वो सक्सेसफुल रहा आपका लव अफेयर। तो फिर आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, कलर येलो प्रोडक्शंस, और सारी मूवीज़ आपकी प्रोडक्शन हाउस की सारी मूवीज़ मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि वो कंटेंट रिच तो होती हैं पर साथ ही साथ वो ब्लॉकबस्टर्स भी बनती हैं, वो कमर्शियली भी आपको एक अच्छा रिटर्न देती हैं। और सारी मूवीज़ पैन इंडिया, तो ये सब टर्म्स बाद में आए हैं, लेकिन वो मूवी ऐसी है कि सबने देखी है और फैमिली वॉचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो एज अ फिल्म मेकर
जब आप कोई फिल्म या तो प्रोड्यूस करते हो या डायरेक्ट करते हो तो आपके नेगोशिएबल्स या नॉन नेगोशिएबल्स क्या रहते हैं कि अगर ये है तो आई एम आउट? बहुत सिंपल है जी। अमर, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। एक मैं अपनी कहानियों को ऑडियंस के पास लेके पहुंचना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई कहानी सुनता हूँ, चाहे वो मुझे डायरेक्ट करनी है या मुझे प्रोड्यूस करनी है, मैं जितना अपने अंदर का ऑडियंस वो ऑब्जेक्टिविटी ज़िंदा रख सकूं कि यार ये कहानी बना के मुझे जितना मज़ा आएगा उतना ही ऑडियंस को देख के भी आएगा, और ये फॉर्मेट में न डालते हुए। सो जब पूरी एक्सरसाइज ये होती है कि अरे यही चलता है, यही बनाना है, वो थ्योरी नहीं है। वो नहीं है। वो थ्योरी है कि महसूस हो रही है, अगर मुझे महसूस हो रही है तो ऑडियंस को भी होगी। सो मुझे कहीं ना कहीं खुद को उस ऑडियंस के सिंक में रहना। कई बार फिल्म मेकर्स की लाइफ में ये चीज़ हो जाती है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और वो इवॉल्व होते हैं। मेरा ये सोचना है कि मेरा इवॉल्व होना, इट शुड बी इन सिंक विद द ऑडियंस। अगर मैं इवॉल्व हो रहा हूँ तो मेरी कहानी की जरिए मेरी ऑडियंस इवॉल्व हो, या अगर मेरी ऑडियंस इवॉल्व हो रही है तो उनको जहन में रखते हुए मुझे भी इवॉल्व, बिल्कुल, जो ट्रेंड्स के साथ साथ जो होता है। तो मेरे लिए कभी भी कहानियों का तय करना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कहानी, मैं आज तक कभी ये नहीं बोलोगे इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं होता। जी बिल्कुल। तो कहानी बोलता हूँ तो मुझे महसूस होता है, हाँ। प्रोजेक्ट बोलता हूँ तो पराया लगता है। जी। तो मैं कभी भी किसी कहानी पे जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे मन में यही होता है कि यार जितना बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है उतना ही ऑडियंस को आएगा। बिल्कुल। ये तब सिंक होता है जब आपके अंदर वो प्योरिटी हो। हाँ, वो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। वो ऑनेस्टी हो। अब मैं अपने बारे में नहीं बोल पाऊंगा ये बात, बट ये कोशिश हमेशा रहती है हर फिल्म के बाद, उसके चलने या ना चलने पे, कि मैं अपने बेसिक्स क्लियर रखूं और क्लीन रखूं। ना मेरे उस चीज़ को कोई सक्सेस अफेक्ट करे, ना उस चीज़ को कोई फेलियर अफेक्ट करे। बिल्कुल। तो ये जर्नी खूबसूरत रहेगी। अदरवाइज ये सारे पैरामीटर्स ना आपको कहानी सुनाने में अड़चन ही पैदा कर सकते हैं, सक्सेस भी और फेलियर भी। बिल्कुल, आप जितने फिर पैरामीटर्स और लोगे और उसको जितना आप वो कर दोगे कि अरे ये चीज़ तो ट्रांजैक्शनल है, तो फिर आप शायद वो चीज़ नहीं बना पाओगे। अभी जैसे कोविड के बाद मैंने देखा कि हमारी इंडियन ऑडियंस बहुत एक्सपोज हो गई एक पूरे वर्ल्ड के सिनेमा से। जैसे मेरी मम्मी भी देख रही थी मेरे साथ, मेरे पापा भी देख रहे थे, और उसके बाद OTT में बिल्कुल ऐसा आ गया कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोजेक्ट होके या प्लान होके आती हैं। आप कभी ऐसे सोचते हो कि OTT में आप एक वेब सीरीज जो एकदम होलसम होती है ना, जिनमें घरों की कहानियाँ हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कलर येलो से कुछ ऐसा? मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि ये दो अलग मीडियम हैं। जी। सिनेमा एक अलग मीडियम है, OTT एक अलग मीडियम है। जी। सिर्फ कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों को अच्छी कहानियाँ चाहिए, बिल्कुल। पर दोनों की लिखावट, दोनों का एक प्रेजेंटेशन अलग है, पैकेजिंग अलग है। इमोशन को जिस तरीके से परोसा जाता है ऑडियंस को, वो थोड़ा सा अलग है। मेनली लिखावट, बिल्कुल, मेनली उसका अगर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूँ तो उसका स्क्रीन प्ले। बिल्कुल। तो वो क्योंकि मैं फिल्म्स काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो एक लैंग्वेज का आदी आप हो जाते हैं। OTT की एक अलग लैंग्वेज, और मैंने कभी ये नहीं माना कि अच्छा ये फिल्म अगर वहाँ नहीं बन रही है तो इसको यहाँ बना देते हैं। ये कहानी अगर फिल्म में मुझे नहीं, तो इसकी एक सीरीज बना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। गलत होगा ये। एक स्पेसिफिक कहानी होती है जिसकी एक सीरीज बनती है, जिसको एक तरीके से लिखा जाता है, वो एक अब उसको करने में मेरे को कुछ साल लग गए ताकि मुझे खुद को ये विश्वास आ जाए कि मेरी तैयारी पूरी है। जी। उस तैयारी पूरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा वो चल जाएगी, बात ये है कि मैं अपना 100% दे पाऊंगा। बिल्कुल। तो अब जाके कहीं वो ऐसा महसूस हुआ एक कहानी में, और वो कहानी शायद आप अगले साल आपको एक OTT प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगी। Awesome. बट हाँ, वो है उसी दुनिया। अब मेरा ये था कि जिस दुनिया में हम लोग ऑपरेट करते हैं जी, उसी दुनिया की कहानी को जो OTT फ्रेंडली हो, उसकी लिखावट उस तरीके की हो कि मेरी ऑडियंस को घर बैठ के वो 8 एपिसोड, 7 एपिसोड, 6 एपिसोड में मज़ा आए। जी। उसकी एक सर्टन तरह की लिखावट है, अगर वो मैं करेक्ट कर पाए, आई थिंक वी विल बी डिलीवरिंग अ गुड सीरीज ऑल्सो। लुकिंग फॉरवर्ड, और वॉचिंग एक्सपीरियंस फैमिली के साथ बहुत एलिवेट होता है। जी।
अभी आ रही है आपकी प्रोडक्शन में अगली फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा। मैंने देखी थी लॉकडाउन में और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि पल्पी थ्रिलर्स है ही नहीं और अपने इंडियन साहित्य से इंस्पायर्ड ऐसे नॉवेल से है ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बैक इन टाइम, उसका आइडिएशन कैसे स्टार्ट हुआ था और कास्टिंग प्रोसेस, और अगर आप भी बता पाएं कि आपके फेवरेट, आप कौन सा साहित्य बहुत पढ़ते हैं, आपके पसंदीदा लेखक? तो मैं बेसिकली जब ये कहानी की बात हुई और मुझे ये कनिका ने ये कहानी बताई थी, ये मनमर्जियाँ के बाद बताई थी इन्होंने, मुझे तब ही सुनते हुए ये लगा था कि ये अगर इसको करेक्ट तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत टाइम से ये वैक्यूम है। हम लोगों ने हिंदी पल्प को वो अहमियत, अगर और आप एकदम नॉस्टैल्जिक फेज में जाते हैं कि क्या हमें जब मैं ट्रेन में ट्रेवल करता था तो एक बोगी में 5-6 लोग मुझे ये एक हिंदी नॉवल पढ़ते हुए दिख जाते थे जो उन्होंने स्टेशन से ही लिया होता है। एक्सचेंज भी करते थे तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बेसिक हिंदुस्तानी के डीएनए में है। एक हिंदी पल्प वाली कहानी। तो और ये फीलिंग आ रही थी कि इसको एक फिल्म के रूप में, उस कहानी के रूप में नहीं दिखाया गया। सो हम लोगों ने 1 में भी उसको पुश किया था उस तरफ, मुझे लग रहा है हम 2 में और पुश कर पाए हैं उस हिंदी पल्प को, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस बार भी उतना ही प्यार मिले जितना पहली बार मिला। लुकिंग फॉरवर्ड। और उसमें अब तो कास्ट और इवॉल्व हो गई है, जिमी शेरगिल ज्वाइन किए हैं जो कि हमेशा जाने आते हैं अपने एक्टिंग के लिए, और तापसी और विक्रांत हैं। तो सभी देखा जाए, आप भी, और ये सब आउटसाइडर बाहर की दुनिया से आए और यहाँ पे अपना इतना अच्छा आपने अपना करियर राइज किया। आप इनके साथ अपने एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ बता पाएँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं कि एक्चुअली हसीन दिलरुबा की सारी टीम बिल्कुल इज अ सेट ऑफ आउटसाइडर्स। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें इतना प्यार यहाँ से मिल चुका है कि अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं आउटसाइडर हूँ। बट हाँ, पर हाँ, ये सब अपनी अपनी एक पहचान लेके आए हैं यहाँ। इन सब के पास एक वजह है यहाँ रहने की। बिल्कुल। एंड इनके साथ काम करके बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। उसका रीज़न ये है कि ये अपनी बात कहने से नहीं डरते हैं। बिल्कुल एक निडरता है। क्यों? और ये वाला पॉइंट जो आपने बताया कि आउटसाइडर, तो दैट मीन्स जब वो यहाँ आए थे तभी अपने पाँव पे खुद खड़े होने की उनमें क्षमता थी, हिम्मत थी। बिल्कुल। और वो हिम्मत आज भी उनके काम में, उनके फैसलों में दिखती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम टू मेक अ फिल्म लाइक फिर हसीन दिलरुबा। डेफिनेटली बहुत बातें होती हैं इनसाइड आउटसाइड की, पर मुझे लगता है जब आर्टिस्ट ऐसे हैं तो बहुत आप ब्यूटीफुली कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ये भी पूछना था, अब आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन है जिसमें आप 2 नए एक्टर्स को भी ला रहे हैं। जी। अंश दुग्गल हैं उसमें। जी, और तो मैं ये पूछना चाहता, कलर येलो प्रोडक्शंस में आपकी एक डेडिकेटेड टीम है जो ऐसे न्यू फेसेस को सोर्स करती है? एक्चुअली है भी और नहीं भी। जी। जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्शन हाउस भी फंक्शन फैमिली की तरह ही करते हैं। बिल्कुल, वो दिखा मुझे आज। तो ये कभी भी किसी का कोई एक ऐसा काम नहीं है कि वो यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ। तो हम सब मिलके सब कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक पॉइंट पे ये फैसला किया गया कि इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल। जी। और ये कोशिश हमेशा रहती है, वो चाहे हम कोई भी फिल्म बना रहे हो, कि हम एक जेन्युइन कास्टिंग करें। वो चाहे जब हम खुद स्ट्रगल कर रहे थे और हमें तनु एड्स बनू बनानी थी तब भी, वो चाहे आज फिर आई हसीन दिलरुबा आ रही है तब भी, बिल्कुल उसकी कास्टिंग जेन्युइन हो। वो सिर्फ एक सेटअप ना लगे, वो कहानी लगे। ऑडियंस तो मिलती है तो ट्रेलर सबसे पहले तो कास्ट से ही एक रिलेशन बनता है। कई बार आप कुछ एक्टर्स को सिर्फ इसलिए साइन करना चाहते हैं और अपने साथ काम कराना चाहते हैं कि यार एक उनकी लाइकिंग है। बिल्कुल। हर कहानी का एक अपना बजट होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक्टर्स होते हैं। बट फिर भी एक चीज़ ये होती है कि नहीं यार, ये कहानी को पैसे शायद 2 कम मिल जाएं, पर बनना ये इन्हीं एक्टर्स के साथ चाहिए। ये वाला जो फैसला है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो जब न्यू कमर्स की भी बात आई, डेफिनेटली हम लोग एक बिग बजट फिल्म शायद ना कर पाएँ,
बट एक अच्छी कहानी हम न्यू कमर्स के और साथ क्या? सुना पाएंगे, क्योंकि वो कहानी ही न्यू कमर्स मांग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये वाला जो फैसला है, एक ये वाली कोशिश कि साल में एक ऐसी कहानी जी जिसमें हम न्यू कमर्स ले सकें, उसका भी चुनाव होता रहना चाहिए। डेफिनेटली। नखरे वाले के बारे में अगर आप कुछ हमें बता पाएँ हमारी ऑडियंस को, कि उसका जॉनर क्या है, उसका म्यूज़िक पैरामीटर क्या है? सी इट्स उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी यंग, या वेरी टुडेज, बिल्कुल। और Gen Z इट्स हाँ, जो जेनजी तो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जी। क्योंकि मेरे लिए भी इनको समझूंगा तो इनकी ऑडियंस को भी समझूंगा। जी। तो ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हम 2 एक्टर लॉन्च कर रहे हैं, ये फैसला इसलिए भी है कि हम भी री इन्वेंट करें खुद को कहीं। बिल्कुल। तो है एक खूबसूरत सी रोम कॉम है, बहुत अच्छी दुनिया है, कोई अच्छी सी बात बोली जा रही है इसके अंदर, और जो एक कोशिश होती है हमारी हर कहानी में, जो मैं कई बार बोलता भी हूँ कि मौज आनी चाहिए, ऑडियंस को मौज आनी चाहिए। आप कुछ भी बनाए, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और फिर आप अपनी बात भी रख पाएँ। तो नखरे वाली में वो सारी चीज़ें हैं, और मुझे लग रहा है कि इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट विद दीज 2 यंग किड्स। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ इस बारे में तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, आई हैव टू आस्क अबाउट योर नेक्स्ट डायरेक्टोरियल। सब एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड और कहते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम। हाँ, क्योंकि जब मूवी आई थी किसी ने उस टाइम सोचा नहीं था कि इसकी कभी सीक्वल आएगी। अभी है वो सारी चीज़ें कि अरे एंड में एक पॉइंट डाल देते हैं कि अच्छा अब सीक्वल आएगा, वो प्लग इन हो जाता है। हाँ। उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। और अब हम लोग ने टीज़र देखा तेरे इश्क में का, और धनुष है उसमें। तो मुझे आप बताइए कि कहाँ तक पहुँच गई है, स्टेटस क्या है मूवी की, और कितने स्केड्यूल्स हो चुके हैं? तो लिखाई पे काम चल रहा था, हिमांशु लिख रहे हैं जी। अब हम तैयार हैं। हम लोग नवंबर इस साल के अंत में हम लोग फ्लोर पे होंगे, अगले साल के अंत में आपके सामने होंगे। अरे वाह। और मूवी का म्यूजिक कौन दे रहा है? रहमान जी? रहमान जी। अरे वाह। वो ही हैं, क्योंकि इस जैसी कहानी को सुनाने के लिए मैं रांझना के टाइम पे भी बोल रहा था, अतरंगी के टाइम पे भी बोल रहा था कि कुछ कहानियों को एक पिलर की ज़रूरत होती है, और हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर ए आर रहमान। बिल्कुल। वो एक क्या तो म्यूजिक बनाया था उस मूवी के लिए। एवरीवन मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। और लास्टली जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एक यंग स्क्रिप्ट राइटर है, उसके पास कोई स्क्रिप्ट रेडी है, अगर वो पिच करना चाहे आप लोग को, बिल्कुल, तो वो उसका प्रोसेस क्या है? अगर आप एक है प्रोसेस यहाँ पे एक मतलब जैसे मैंने बोला, एक पूरी फैमिली एक तरीके उसमें काम कर रही होती है, बट देर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। जी। मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस में हर रोज़ अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो साल के 365 दिन में 365 स्क्रिप्ट सुनी जाती हैं। अच्छा। और ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो हर जगह अननोन राइटर्स से आ रही हैं। कुछ लोगों के साथ हम काम करते हैं तो उनकी कहानियाँ तो होती हैं, ये एक हर बार एक नई कहानी एक नए राइटर से। बिल्कुल। तो ये एक पूरा मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिपार्टमेंट, बट करते करते एक डिपार्टमेंट सेट हो गया जी, जहाँ पे आप आइए, अपनी एक कहानी जो आप सुनाने वाले हैं उसका एक स्क्रिप्ट या फिर जैसे हाँ एक लॉग लाइन लेवल पे बताइए। बिल्कुल। मेरे यहाँ से आपके पास एक कॉल आ जाएगा, मेरी टीम बैठ जाएगी, पहले 2 बातें कर लेंगे, अगर समझ में आएगा तो फिर एक बार कहानी सुन लेंगे। सो एक है प्रोसेस, बट हाँ है, बिल्कुल है। बट मैं ये भी मान सकता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ कि रोज़ एक कहानी, बट इस शहर में बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं, तो मैं इतना करने के बाद भी कम पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ एक कहानी सुनने पे चीज़ें आसान हो जाएंगी, आगे जाएंगी। इट इज़ टफ फॉर राइटर्स टू गेट इन और फॉर डायरेक्टर्स टू गेट इन देयर फर्स्ट फिल्म, इट इज़ टफ, बट देन वो स्ट्रगल हम सबकी रही है। हर मतलब में हो तो। हाँ, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं भी अपनी पहली फिल्म बनाने उतर रहा था तो एक आप भी अलग स्ट्रगल थी। और जब स्पेशली हम जब तनुवेट्स बनाना चाह रहे थे और हमें लग रहा था हमारे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जी, तो कुछ नहीं तो हम लोगों ने 100 छोटे से बड़े प्रोड्यूसर्स को कहानी सुनाई होगी। ओके। तो हिमांशु मुझे हंसते हुए बोलते थे तब कि अगर मैं एक नरेशन का 500 ले लूँ तो एक नैनो तो आ जाएगी मेरी। बिल्कुल। तो वो वाली स्ट्रगल हर किसी की रही है। बट हाँ, हम अपनी तरफ से
बिकॉज हमें वो स्ट्रगल पता है, हम अपनी कोशिश करते हैं कि वो जितना मिनिमाइज कर सकें, जितना हम मिल सके नई राइटर्स से उतना अच्छा। आई होप सारे बडिंग राइटर्स सुन रहे हों और उनकी स्क्रिप्ट्स आप तक पहुँचे। धन्यवाद आपके टाइम का, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। और अगली मूवी के रिलीज पे फिर से मिलते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।